सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे। ईद खत्म, एहतसाब शुरू, टार्जन तैयार, चीनी बहरान के जिम्मेदार होंगे गिरफ्तार, तैयारा हादसा, वॉइस रिकॉर्ड मिल गया, यौम तकबीर नवाज शरीफ हीरो या जीरो, नून लीग हुकूमत में नया मैच, टेस्ट ना इलाज, बस जेल से फरार, मीडिया फिरौन का महीने से अस्पताल में कयाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक दफ़ा फिर नैब के हवाले से खबर है। एक अहम इजलास हुआ और जिसमें आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमाओं समेत वफाकी वज़रा के बारे में भी बात हुई है, किसका केस किस नौइयत पर है और आगे इसमें क्या पेशरफ्त करनी है। इसके अलावा अलीम खान साहब की एक दफ़ा फिर बात हुई है और इसी तरह से अब देखा जा रहा है कि आगे किस तरह से पेशरफ्त करनी है। और एक दफ़ा वही ऐलान नैब की तरफ से कि किसी प्रोपेगेंडे का, किसी दबाव का नैब शिकार नहीं होगा और तमाम केसेस को देखा जाएगा। इसमें यह भी सुना जा रहा है कि जो लोग ज़मानत पर हैं, जिनमें मरीम नवाज साहिबा भी हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी अब अदालत में मामले को आगे तेज़ी से बढ़ाया जाए और ज़मानतें किसी तरह से मनसूख करवा कर केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। तो क्या वो वक्त आ गया है कि जिस तरह शेख रशीद कह रहे थे कि ईद के बाद नैब टार्जन बन जाएगा, तो नैब टार्जन बन गया है या अभी कुछ मुश्किलात हैं टार्जन को ताकतवर होने में? इसी हवाले से बात करते हैं। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये आपको क्या लग रहा है कि वाकई अब ये केसेस एक दफ़ा फिर मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे? नैब का एक अहम इजलास हो गया है, सारे नाम डिस्कस हो गए हैं, सालों से केसेस चल रहे हैं, अब कुछ हो जाएगा? शेख रशीद तो 31 जुलाई का कह चुके। उसामा साहब, नैब की ये पता नहीं कितनी मीटिंग है और कितनी दफ़ा चेयरमैन नैब जो है वो इस तरह के ऐलानात कर चुके हैं कि हम चेहरे नहीं देखते, हम केस देखते हैं, हम फाइल देखते हैं, हम और नैब बिला एहतसाब होगा। अच्छा, अब आप देखें अभी तक मालूम जबा का एहतसाब कहाँ है? बेतहाशा जो वो गवर्नमेंट के स्कैम सामने आ रहे हैं। नहीं, अब इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि अब नहीं किसी को छोड़ेंगे। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। चौधरी मंजूर साहब, ये जो अब जावेद इकबाल साहब की सदारत में हम इजलास हुआ है, इसमें जरदारी साहब का भी नाम है, इसमें हुकूमत के लोगों के भी नाम है, इसमें नवाज शरीफ साहब का भी, तो ये वाकई अब ये केसेस का कुछ बनता नजर आ रहा है आपको? 56 कंपनियां भी कह रहे हैं, सारे केसेस, क्या मतलब इसका क्या है जी? इनको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कौन सी चीज आज तक मंतकी अंजाम तक पहुंची है? तो अगर इन्होंने कोई चीज भी लेनी, मतलब सब फेक अकाउंट्स लेने हैं, तो ये तो अकील करीम डैडी कहते हैं कि ये 90 लाख हैं इस मुल्क के अंदर, ले लें सबको, तो सबके लिए एक सजा का तयन कर लें कि ये सजा होगी सबके लिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि फलां के फेक अकाउंट्स जो हैं ओमनी ग्रुप के वो गलत हैं और जो पीटीआई का फेक अकाउंट्स के केसेस हैं, जो केस चल रहा है वो ठीक है। ये तो नहीं हो सकता ना कि A B के गलत हैं, ये तो नहीं हो सकता। जो साहब, एक तरफ शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि नैब टार्जन बन जाएगा और गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी इस तरह के बढ़ के मार रहे हैं, दूसरी तरफ नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट की बात हो रही है और 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट की बात हो रही है। नून लीग नैब के हवाले से, अमेंडमेंट के हवाले से कंप्रोमाइज नज़र आ रही है। तो आप इस सारे तनाजुर को किस तरह से देख रहे हैं कि टार्जन बन जाना और फिर ये 18वीं तरमीम, क्या ये आपस में आपको मुंसलिक नजर नहीं आती हैं सारी चीजें? नहीं, तो ऐसे तमाशा बनाया हुआ है ये हुकूमत ने और नैब ने, अजीज जो गाठजोड़ हम कहते हैं, ये उसी का शाखाना है। तो मेरा तो क्वेश्चन ये है, आप जो मर्जी कर ले, सबको ले लें। मसलन अगर एसेट बियॉन्ड मीन्स का है तो इमरान खान को भी बुला लें, मुझे क्या एतराज है, मुझे भी बुला लें, आपको भी बुला लें, सबको बुला लें। जो आप किसी दूसरे को नोटिस भेज रहे हैं वो इन पे भी पूरा उतरता है। अजीब तमाशा है। अगर ये केस जरदारी साहब रोज कहें कि मेरा ओमनी ग्रुप के साथ मेरी मिलन नहीं है, आप कहते हैं नहीं, आप यहाँ पे खुसरो बख्तियार के भाई को कहते हैं कि नहीं वो भाई की मिल है, वो कहते हैं नहीं भाई का तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो बहन के फ्लैट हैं या पैसे हैं इमरान खान के, कि आप कहते हैं नहीं वो तो कोई ताल्लुक नहीं, हो तो उसकी बहन है। ये तमाशा नहीं चल सकता लंबे अरसे तक।
और इसको कितनी देर तक आप चला सकते हैं इस किस्म के तमाशे। तो ये तो क्या हमें बताएं, 17 केसेस है KPK के, वहाँ पे क्या बना है, दवाइयों वाले केस का क्या बना है, ये जो शुगर वाला केस है इसको नैब ने क्यों टेकअप नहीं अभी तक किया। नैब टेकअप कर ले ना तो गिरफ्तारियां करे, जैसा यहाँ पे क्यों नहीं कर रही, लेकिन भी करे ना। लेकिन चौधरी साहब, शुगर का जो केस है, शुगर स्कैम का जो केस है, आज 4-5 तो प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट कर चुकी है। अब वो सिर्फ फोकस्ड है PMLN के ऊपर और सिंध गवर्नमेंट पर, लेकिन जो जहांगीर तरीन या इस तरह के नाम है, अब गवर्नमेंट उस पर पीछे हट गई है। आपको लग नहीं रहा कि ये कंप्रोमाइज्ड है और ये कुछ चेहरे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, हमने तो पहले दिन कह दिया था कि कुछ नहीं होगा, ये ऐसे तमाशा जरूर करते रहेंगे, वो सर्कस की तरह वो एक सर्कस लगाएंगे रोज, इससे निकलेगा कुछ नहीं। आप मुझे ये बताएं, मैंने चाखना है इस रिपोर्ट को, अगर चीनी की कीमत में कमी नहीं आती तो उस दिन शहजाद अकबर ने खुद कहा है कि 5 अरब का फर्क पड़ता है अगर 1 रुपया चीनी की कीमत में इजाफा हो, तो अगर 30 रुपया चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है तो कितना हो गया, ये भी सही, लेकिन 150 अरब रुपया जी। लेकिन किसानों ने कहा है कि किसान रो रहे हैं। जो साहब, ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी कि चीनी की कीमतें कैसे बढ़ गई आज से 2 महीने पहले, और सारा मलबा आके गिरता है नून लीग पर और पीपल्स पार्टी पर, सिंध गवर्नमेंट पर और नून लीग की पिछली गवर्नमेंट पर। कीमतें बढ़ी इस दौर में, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो मेरा मतलब है कि ये फिर एक तरफ ये कह रहे हैं कि बिला एहतसाब होगा, हर एक का एहतसाब होगा, और दूसरी तरफ लग रहा है कि जैसे कुछ जहांगीर तरीन को बचाया जा रहा है, दूसरों को बचाया जा रहा है ना। ये तो ऐसा तमाशा है ना, किसानों को कुछ मिला है ना, लोगों की जेबों जो कटी हैं, जो डकैती हुई है ना, उनको कुछ रिलीफ मिल रहा है ना किसी और को। तो ये तो ऐसे सारा एक तमाशा चल रहा है जो मुसलसल ये चला रहे हैं। क्या हुआ है, किसी की मेल का कुछ हुआ है, किसी को किसी ने कुछ बुलाया है, पकड़ा है, दो एंड पे करप्शन है, ना किसानों को कुछ मिला है ना किसी और को कुछ मिला है, लोग जलील हो रहे हैं और इनके ये तमाशे चल रहे हैं। नया बुलाया ना जी, नोटिस पे अखबार करके तहकीकात शुरू करे, जिस तरह से बाकी लोग जेलों में रहे। ये जो नया में अमेंडमेंट की बातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? नहीं देखिए, नैब के लॉ में अमेंडमेंट तो होनी चाहिए। ये कौन सा कानून है कि आप एक बंदे को गिरफ्तार कर रहे हैं इंक्वायरी की स्टेज पे, एक को गिरफ्तार कर रहे हैं तफ्तीश की स्टेज पे, एक को गिरफ्तार करके एक को रेफरेंस फाइल करके भी नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है? मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि कम से कम जो गिरफ्तारी का इख्तियार है वो आप कम से कम दें अदालत को, अदालत के सामने रखें। ये हकायक है, और अदालत के सामने जब भी इनका केस जाता है उसमें कुछ नहीं होता। ये तो फिर रास्ता करने के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए, एक पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए रखा हुआ है। हमने तो भुगती हुई ना नैब, हमने नैब भुगती हुई, हमने एहतसाब कमीशन भुगता हुआ है, हमने सब कुछ भुगता हुआ है। तो हमारे लिए तो ये ऐसे तमाशे हैं। चौधरी साहब के अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया। मुझे बताया जा रहा है कि आपके पास शायद वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें वक्त दिया। लेकिन बाबर साहब, मैं तो ये बात भी कहना चाह रहा था चौधरी साहब के साथ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह एक वक्त में पीपल्स पार्टी नून लीग को कहा करती थी कि जी ये नैब का कुछ कर लो, तो उस वक्त नून लीग नहीं मानी, यानी पिछले दौर में। अब ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर तरीके इंसाफ का यार कुछ कर ले। साहब, ये पूरा ड्रामा हो रहा है। नहीं, क्या मतलब वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर साहब, आपने उनसे भी इतनी दफा सवाल पूछे, मैंने बीच में बोला, लेकिन गुलाम सरवर साहब के साथ ड्रामा हो रहा है कि आमद से ज्यादा सासों का, उनके सारे खानदान का, उनके सारे रिश्तेदार का जो करीबी रिश्तेदार है वो पिंडी से मंगवा लिया गया है। कौन सी जायदाद कब खरीदी, कब बेची, जमीनें, कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई घर है, जो कुछ है, ये आपके ख्याल से ड्रामा हो रहा है अलीम खान के साथ? वो भी तमाशा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ड्रामा है ना। वो मिनिस्टर है ना जी, अब तक क्या किया उनके खिलाफ? मेरा तो सवाल ये है। अभी तो बात नहीं, बात ये है कि नैब किनको अरेस्ट कर रही है, किनको पकड़ रही है, किनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर कर रही है, और किनके खिलाफ सिर्फ डाटा तो वो जो है वो BRT अलीम खान अरेस्ट हुए थे, अलीम खान भी अरेस्ट हुए थे, अब वो मिनिस्टर है दोबारा, और बाकी जो है वो अभी तक फंसे हुए हैं। बात ये नहीं है, असल जो इशू है मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे अहम इशू ये है, एक तरफ ये कहा गया कि नैब ताज़ुन बनने जा रहा है, डराया गया अपोजिशन को, दूसरी तरफ 18वीं तरमीम भी है। हुकूमती मिनिस्टर सरेआम ये कह रहे हैं कि जनाब आप देखिएगा, जिस तरह सेनेट में
वोट पड़े थे सेनेट के इलेक्शन में, इन सब के अपोजिशन के वोट जो थे वो हुकूमत को पड़ गए थे, अब भी पड़ेंगे, इस 18th अमेंडमेंट में भी पड़ेंगे। और उसके साथ नून लीग जो है वो कंप्रोमाइज नजर आ रही है। नून लीग ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट होनी चाहिए। नून लीग का जो 18वीं तरमीम, नून लीग का इशू नहीं है, नून लीग की किसी सूबे में गवर्नमेंट ही नहीं है, वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब सिर्फ चाहते थे मैं तीसरी दफा वज़ीर आज़म बन सकूं, उसके लिए उन्होंने मान ली 18वीं तरमीम बस। क्योंकि उससे पहले तो आइन में जो मुशर्रफ साहब ने तरमीम की थी उसमें 2 दफा के बाद को वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा बस ये इतना डाल दो कि बंदा जो है ना वज़ीर आज़म बन सकता है। देखिए हर चीज 18वीं तरमीम टोटल तो अमेंडमेंट नहीं ना, और पंजाब का हिस्सा उसमें कम कर दिया गया एनएफसी अवार्ड में, उसमें इनफैक्ट एनएफसी का में जो सूबों का शेयर है उस हवाले से अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं, कुछ और जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं। आपको लगता है कि एक नथी किया जाएगा आईनी अमेंडमेंट्स को जिसमें नैब भी होगा, जिसमें जिसको 18वीं तरमीम नून लीग मान चुकी है, नून लीग तो तैयार है, वो तो कह रही है कि ठीक है आप नैब में अमेंडमेंट्स लेके आए, 18वीं तरमीम में हम अमेंडमेंट्स कर लेते हैं, आप हम हमारे साथ बैठ के डिस्कशन करें। नून लीग तो तैयार है, अगर नून लीग तैयार है तो बड़े आराम से वो अमेंडमेंट्स हो जाएंगी, तो ये पार्टी किस तरह से उसको रोकेगी? अगर नून लीग और पीटीआई दोनों मिल जाते हैं तो मतलूबा टू-थर्ड मेजोरिटी उनको मिल जाती है, सेनेट में भी मिल जाती है, तो वो बड़े आराम से दोनों जगहों से अमेंडमेंट हो जाएगी और दोनों बिल पास हो जाएंगे। नून लीग का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो नैब से बचना चाह रही है, हर सूरत में नैब से बचना चाह रही है। शहबाज शरीफ साहब जो है उनको 2-3 दफ़ा नैब में बुलाया गया, बाद में पहले ये डर था कि अरेस्ट हो जाएंगे, बाद में एक कंप्रोमाइज़ किया गया, मियाँ साहब गए वापस आए, दोबारा बुलाया गया, प्रेशर जो है नून लीग के ऊपर डाला जा रहा है। आप देखिएगा कि नून लीग ये 18वीं तरमीम पर जो है वो अमेंडमेंट जो है तो ये केसेस आप डालेंगे, ये केसेस खत्म हो जाएंगे, ये इसी तरह सारा कुछ क्या है नैब ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, टीटीओ वाला केस खत्म हो जाएगा, आ जाएंगी तो सारा कुछ कंप्रोमाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो पुराने केस हैं सारे बंद जनाब। अब ये जो शहजाद अकबर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जनाब ये तो अब केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, ये तो जबरदस्त केस है, किस तरह से इनके मुलाजमीन के इनको करोड़ों अरबों रुपया कैसे दे रहे थे, ये सब खत्म हो जाएगा। समझ साहब पनामा लीक स्टार्ट हुआ, ये लग रहा था कि मियाँ साहब पकड़े जाएंगे, बाहर से बेतहाशा डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे, लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान में आएगा, एक धेला नहीं मिला, सर मसला ये है उसको चाटना है कन्विक्ट करके। इशू ये है इससे बड़ा साहब क्या उसामा साहब, मसला ये है कि लोगों को कहा गया कि जो अरबों रुपए लूटे गए हैं, जो अरबों डॉलर लूटे गए हैं वो वापस आएंगे। मुझे नैब बता दे अभी तक कोई $1 भी रिकवर हुआ है इन लोगों से, और नैब का अपना खर्चा कितना हो गया और रिकवर क्या होगा? इशू तो सवाल तो ये है मेरा। मियाँ साहब लंदन बैठे हुए हैं, मरियम साहिबा जाती उमरा में बैठी हुई हैं, क्या आपने उनसे निकाल लिया? वो तो सब कहेंगे कि जनाब हमारे खिलाफ ये विक्टिमाइज किया जा रहा था। आज सारी उनकी तकरीरें सुने, वो सारे कह रहे हैं हमें विक्टिमाइज किया गया। आपने शाहिद हक्कान अब्बासी से क्या रिकवर कर लिया? आपने मुझे एक बात बताएं, एहसन इकबाल से क्या रिकवर कर लिया? ओमनी ग्रुप से क्या रिकवर कर लिया? वो सारे अपने घरों में बैठे हुए हैं, मजे में हैं। और हमजा जो है वो भी एक समझौते के तहत जेल में बैठे हुए हैं, बड़े मजे से हैं। अलीम खान वाली उनको बैरक मिली हुई है, AC लगा हुआ है, मुलाजमीन उनके पास है, मोबाइल फ़ोन उनके पास है, वो वहाँ पर बैठ के मज़े कर रहे हैं। इशू ये कि रिकवर क्या किया गया? ये सब टोपी ड्रामा हो रहा है, टाजन बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। असल इशू ये है कि अंदर से ये आपस में इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया हुआ है। 18वीं तरमीम भी होगी, नैब अमेंडमेंट भी होगी, नून लीग के केसेस विड्रॉ भी होंगे, ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो और अल्टीमेटली कौम को कुछ नहीं मिलेगा, छनका मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर ये सब करप्शन का ये सब मामला असद खरल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। असद खरल साहब, ये आप इत्तेफाक करते हैं इनसे? बाबर डोगर साहब कह रहे हैं कि ये सब निकल जाएंगे, बच जाएंगे, सिर्फ एक आईनी तरमीम का मामला है, वो आ जाएगी, नून लीग उस पर तैयार है, सिर्फ वो कह रही है कि नैब का भी मामला साथ देख लिया जाए, वो हो जाएगा तो केसेस खत्म। या आपको लगता है कि नहीं, नैब की तरफ से तो शायद ना हो, लेकिन चले FIA है, एंटी करप्शन है, दीगर महकमे हैं, वो शायद फिर ये काम करें, या इस मुल्क में कोई एहतसाब नहीं? उसामा साहब, डोगर साहब ने जो बात की है ना, मैं उससे एक होता है 100% इत्तेफाक, मैं उससे 1000% इत्तेफाक करता हूँ। और जो उन्होंने कहा है ना बच जाएंगे, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, ओ भाई सारे बच गए हैं, बच गए हैं। तो टार्जन, नैब को टार्जन बनना था, कौन साहब ने कहा नैब ने टार्जन बनना था। ये इजलास हुआ है सर, इजलास हुआ है, उसमें ये कि जी सारे केसेस का जायजा लिया गया। जावेद इकबाल साहब ये मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। लेट मी कंप्लीट प्लीज। मामला ये है
कि डोगर साहब ने जो बात की मैं उसको रिपीट अब क्या करूं। उन्होंने एक लंबी लिस्ट गिनाई है, बहुत सारे उसमें लोग अब स्किप भी होंगे। जाहिर बात है प्रोग्राम में एक शॉर्ट टाइम है, वरना मैं भी 2-4 लिस्टें और निकाल दूँ। मामला ये है कि जो आपने कहा ये जायज़ा लिया गया इजलास में, ये को पहली दफ़ा जायज़ा लिया गया। जायज़ा क्या लिया गया है कि मीर शकील रहमान को हमने उधर ही सहूलतकारी उसकी पूरी करनी है, ये जायज़ा लिया गया है। जायज़ा ये लिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब जब तक पाकिस्तान रहेगा उसको हमने गिरफ्तार नहीं करना, और जब बाहर जाने लगेगा उसके बाद हम ECL में नाम डालेंगे, ये जायज़ा लिया गया है। जायज़ा ये लिया गया कि हमजा शहबाज जो है उसको हमने सहूलतकारी का किरदार अदा करना है। जायज़ा ये लिया गया है कि मरियम साहिबा जो है उसको हमने उसकी बेल वगैरह कैंसिल नहीं करानी, जो उसकी मुतली है उसके ऊपर भी हमने कोई तहरीक नहीं करना। जायजा ये लिया गया है। अब सुने जरा मुझे, अब सुने जरा प्लीज, मैं सुन रहा हूं, दिल थाम के सुने, और पूरी कौम भी, और ये रियासत मदीना वाले भी, और जो साहब के नाम पे आए हुक्मरान भी, और ये जस्टिस जवेद इकबाल साहब भी, जिनको ये इस फिक्रे पे बड़ी तकलीफ होती है और उन्होंने गिला भी किया। अब मसला ये है कि वो जवाब भी उनका बता देता हूँ। उन्होंने भरी तकरीब में वो बताई, वो बात जो कहते हैं उस लिहाज से मैं वो भी क्लैरिफाई करता हूँ। वो कहते हैं आप जो प्रोग्राम हमारे प्रोमो में था कि आप कहते हैं मंतकी अंजाम तक कोई केस नहीं पहुंचा। वो कहते हैं हमारा काम इंक्वायरी करना है। अब सुनते जाएं, एकदम टोके ना जरा। इंक्वायरी करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके बाद रेफरेंस बनाना है, और उसके बाद जनाब आगे जो होता है वो अदालत ने करना है। नहीं तो जब सुन तो आप ये फिर आप डॉक्टर साहब आप बात कर ले, टोटल में फ्लो में बात होगी ना, मजा नहीं आएगा। मजा लें जरा, मजा लें, और पूरी कौम भी मजा ले कि क्या हिसाब हो रहा है, क्या रूथलेस अकाउंटेबिलिटी हो रही है। इमरान खान साहब जिस नाम पे वोट लेके आए थे, नैब ठीक है इंडिपेंडेंट इदारा है, ऑटोनमस बॉडी है, क्या आप चेयरमैन जस्टिस जवेद इकबाल साहब ऑनरेबल जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी, मैं अभी भी उनको ऑनरेबल कहता हूँ, क्या उनके ऊपर कोई दबाव है, क्या इदारे के ऊपर कोई दबाव है तो वो मुझे बता दें, हमें बता दें। मुझे ये बताएं, जब लाहौर के अंदर एक तकरीब के दौरान वो सामने बैठा हुआ तो उन्होंने कहा जी आप ये कहते थे ना जो मंतकी अंजाम तक कोई केस पहुंचा नहीं, तो मैंने इसलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तकरीब में उन्होंने कहा कि जनाब इसलिए नहीं पहुंचा कि हमने ये किया। वो खुद चीफ जस्टिस रहे ऑनरेबल, सुन ले सर। अब मुझे ये बताएं कि एक केस है, उसको आप केस बनाते हैं, वो केस नहीं आप बनाते। वो कहते हैं जिस तरह ये कहते हैं हम फेस नहीं, हम केस देखते हैं। तो किन के जो केस हैं, इससे जुड्डू केस, इससे 2 नंबर केस, इससे फ्रॉड केस अगर बनेंगे तो उसमें आप कहेंगे सजा हो जाएगी। आप मुझे बताएं मीर शकील रहमान का केस से शुरू हो जाए, मीर शकील रहमान केस से शुरू हो जाए, मुझे खुद नैब के आला तरीन हुकाम ने कहा कि हम उसको छोड़ना चाहते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते। मेरे सामने बात की, मैं चैलेंज करता हूँ, इसको कुछ न्याय करे। सुन ले सर, अब बात तो जान की मानता हूं तो मैं अर्ज करूं, जान की माना पूरी बात करें, फिर कौम यही कहती है हमारे प्रोग्राम आप पूरी बात कर लें, टाइम तो पूरी दे दें। मसला कौम यही कहती है आप बात करते, दूसरा काटता है, दूसरा करता है, आगे मीर शकील साहब, मीर शकील की बात नैब की शुरू होगी, आगे शकील की शुरू हो जाएगी, शकील के बाद शुरू हो जाएगी। मुझे शकील पे नहीं बोलूंगा, आप नैब पे, मैं शकील पे नहीं बोलूंगा, मैं नैब पे पूरी बात हो लेने दे। मेरा टाइम काट लें, आप ले लें, या स्टोरी का टाइम है, टेक्निकल सर प्रोग्राम का फॉर्मेट है ना, तो सुन लेना, फॉर्मेट है, हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम लोगों से वादा करते हैं, कितने लोग राष्ट्रीय बाहर बैठा है, जरदारी बाहर आजाद बैठा हुआ है, फरियाल ताल पर कितनी अब लिस्टें बार्गेनिंग भी हुई हैं, हुआ क्या क्या अपनी बात किस बंदे बड़े से किससे अरबों रुपया इसी ने लिस्ट दे दें, कितने सियासतदानों ने प्री बार्गेन की है, कितने साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने प्री बार्गेन की, कितने ब्यूरोक्रेट्स ने प्री, एक लिस्ट जारी करे नैब, करे जारी नैब। अभी तक उधर से तो कुछ नहीं हुआ, आ ही नहीं सकती। चले सर, ऐसा करते हैं सर, आगे वो बैंकों के लोन जो अरबों रुपए अपने खाते में डाल रहे हैं, इसमें भी उससे रिकवरी नहीं होती। इसमें भी मैं नैब एक लिस्ट जारी करे, हमने इतने साबिक वज़ीर-ए-आज़म से, अच्छा इतने ब्यूरोक्रेट टॉप से, इतने पॉलिटिशियन से, इतने एमपीएस से, इतने एमएस से प्ली बार्गेनिंग और इतना अरब रुपया छोड़ के करोड़ ही बता दे, कितने करोड़ ही आए हैं। खरल साहब आप तो बहुत सुनते हैं, अब देखते हैं कि उनके खरल साहब को वो कहते हैं बोलता जा शर्माता जा, पढ़ता जा शर्माता जा। और सानिया वो मेरे ऑनरेबल चेयरमैन खबर पर आ गए खरल साहब, अगली खबर चल रही है, अगली खबर चल रही है। गंदे अंडे नीचे नाक के अंदर बैठे हैं, त्यारा हादसे के हवाले से, नीचे गंदे अंडे बैठे हुए हैं। अच्छा इस पर बताएं, त्यारा हादसे का जो मामला है, इस पर अब वजीर हवाबाजी गुलाम सब्र खान साहब, उनके खिलाफ भी नैब का मामला आ रहा है। उन्होंने कहा त्यारा हादसे से क्या तल्लुक है, ये नैब का तल्लुक है, इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं वैसे वो तो पहले का उन्होंने एक ड्रामा किया हुआ है, नोटिस भेज देते हैं, उनका नाम वहां भी है। आज उन्होंने ये कहा है कि 22 तारीख तक रिपोर्ट आ जाएगी,
हादसे के हवाले से इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा है कि सिर्फ इसी नहीं, पहले जो हादसे हुए हैं उनके हवाले से पहले हादसों की रिपोर्ट आती रहेगी, ये रिपोर्ट नहीं कभी आएगी। चले बाबर साहब आप क्या कहते हैं? तो कुछ होगा नहीं उनका जो भी इसमें आज गुलाम सरवर खान साहब जो है उनकी मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, मैं हैरान रह गया हूँ। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि ठीक है वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया, वो बाकी सारी चीज़ें भी मिल गई हैं और उनको फ्रांस भेजा जा रहा है, डिकोड होंगे, इंक्वायरी रिपोर्ट आने दे, एक्सपर्ट्स जो हैं वो बेहतर जवाब देंगे। ब्लैक बॉक्स और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि पायलट का कसूर था, मर जो गया बेचारा। मेरा मतलब है कि पायलट का कसूर था। एक तरफ आप कह रहे हैं इंक्वायरी रिपोर्ट आने दें, दूसरी तरफ आप खुद ही सारा मलबा जो है वो पहले ही पायलट पे डाला जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि यार जब इंक्वायरी रिपोर्ट ही नहीं आई, जब अभी ब्लैक बॉक्स मिला है, समझ आ गई है, आपने उसको डिकोड करना है, वॉइस रिकॉर्डर मिला है उसको डिकोड करना है, उसके बाद आप पहुंचे। अब पहले ही आपने उस बेचारे पायलट पे डाला। मैं भी आपसे समझ आ गई, लेकिन रिपोर्ट आ गई, समझ आ गई, वॉइस रिकॉर्डर में नहीं होता, वो जो कंट्रोल टावर से बात हो रही है जो कह रहे हैं सारी बात वो पता लग जाएगा। ये छुप सकता है कि 3000 फुट से पायलट उड़ा रहा था, नहीं उड़ा रहा था क्या? वॉइस रिकॉर्डर जो है ना, जितनी पायलट की कम्युनिकेशन हुई है टावर के साथ, वो सारी वॉइस रिकॉर्डर में सेव होगी, वो सारी कंट्रोल टावर में भी होती है और ब्लैक बॉक्स कभी भी जाया नहीं होता। दो चीजें होती हैं। नहीं वो मिल गए, वो दोनों मिल गए। नहीं मिलने नहीं है, वो डॉक्टर साहब नीचे होता है सब ट्रैफिक कंट्रोल, जहाज जाया भी हो जाए वो तो उसके में होता है। ब्लैक बॉक्स में सब कुछ होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल तो नीचे होता है, कंट्रोल का बेस स्टेशन वायरलेस मॉनिटरिंग वो सब कुछ नीचे होता है, सारी कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड होती है। एक तो वो है ब्लैक बॉक्स में वॉइस रिकॉर्डिंग, हर ईच एंड एवरी थिंग जो है पायलट की कन्वर्सेशन, जहाज के हवाले से फाल्ट, वो सब कुछ मौजूद होता है। ये तो लेमैन को पता है। कंपनी फ्रांस में जाएगी, नहीं उसके बाद सारा वो डाटा डिकोड करके फिर वो अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट तो जारी कर दी मिनिस्टर साहब ने पहले, डॉक्टर साहब रहते ना, ये चुप रहते ना, ये इंतजार करते, इंतजार करते इन्वेस्टिगेशन का। जो कंट्रोल टावर से गुफ्तगू हुई है, हो सकता है वो उसके मुताबिक उन्होंने पायलट पर इल्जाम धर दिया कि जो इतने मुझे ऊपर उड़ा रहा था, उसने गियर नहीं खोला। पायलट बेचारा कहां पर है उसको डिफेंड करने के लिए? कोई भी नहीं। तो इसलिए ये तो वॉइस रिकॉर्डर से पता चलेगा ना कि वो आगे से क्या जवाब देता रहा। वॉइस रिकॉर्डर से पता चलेगा कि वाकई टावर जो है, टावर ने कोई वार्निंग दी नहीं दी, पायलट की अच्छा एक और अहम डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से एक अहम बात, जो वॉइस रिकॉर्डर की आप बात कर रहे हैं, ये लोगों को ट्रक की बत्ती के बीच लगा रहे हैं। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, अब जिस तरह 12 अक्टूबर का वाकया था 99 का, वो मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग कहते हैं, मैं सुना दूंगा कल। उसमें एक एक चीज जो कन्वर्सेशन होती है, वो जहाज में अगर जाया भी हो जाए तो जिस तरह पुलिस का वायरलेस होता है सिस्टम, इस तरह एयर जो सिविल एविएशन का जो एयर जो टावर के साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो रिकॉर्डेड होती है, लॉग बुक होती है, उसके एक एक चीज जो है रिकॉर्डेड होती है, लिखी भी जाती है। मामला ये है कि वो तो अगर इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब कि वो तो पहले से पता होता है उस चीज का, या तो वो जारी कर दे, हम मान लेंगे कि सर्वर साहब ठीक है, वो तो रिकॉर्ड पे है, उसके लिए कोई डिकोड करने की जरूरत नहीं है, फ्रांस ले जाने की जरूरत नहीं है। आप हमें आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं, हमें बेवकूफ नहीं बना सकते सर्वर साहब। और आप कौन होते हैं, किस तरह रिपोर्ट, एक तरफ आप कहते हैं आनी है फ्रांस की रिपोर्ट, वो जानी है, तो दूसरी तरफ आप फैसला भी सादर कर देते हैं कि पायलट का कसूर था। इसका मतलब या तो आपने सुन ली है, अगर सुन ली है तो आप कौम के सामने वो जारी कर दें। अगर कहते हैं नहीं आपको समझ आ रही, आपको पता नहीं है, मैं आपको दे देता हूँ कितने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, जिस तरह मुशर्रफ का वाकया हम नवाज शरीफ वाला, आप सुना देंगे कल, मैं चैलेंज करता हूँ, हमने लिखी है, ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास मौजूद है, ब्लैक बॉक्स कभी जाया नहीं होता। अच्छा बाबर साहब, एक और जो हादसा इससे पहले जो हुआ था 2016 में, गालिबन वही जिसमें जुनैद शेख साहब भी उसमें शहीद हुए और भी बहुत से लोग जाहिर हैं, तो उसके भी ब्लैक बॉक्स कहा गया, मिल गए, सारा कुछ हो गया, आज तक उसकी भी कोई समझ नहीं आ सकी कि क्या हुआ। वो भी मेरा ख्याल है पायलट पर डालकर, तो साहब ये भी पायलट पर डाल दी गई है। और इसमें थोड़ा फर्क है। अभी तक ये कहा जा रहा है जी कि अगर लैंडिंग गियर नहीं खुला, यानी टायर्स खुलना जिसको आम लफ्जों में कह रहे हैं कि वो लैंड करने के लिए, तो उसकी इत्तला वो देता है कि जी लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा, उसने 2 दफा अगर पहले कोशिश की, तो फिर वो इतना क्यों नहीं वो टावर वाले कह रहे हैं जी हमें कोई इमरजेंसी की इत्तला नहीं हो सकती। मैंने आपसे अभी कहा कि ये 1 साइडेड वर्जन आ रहा है, ये वो वर्जन आ रहा है जो पीआईए और सिविल एविएशन अथॉरिटीज का है, लेकिन अभी तक पायलट की तरफ, पायलट बेचारा तो शहीद हो गया। फिलहाल तो 22 तक का इंतजार करना पड़ेगा, 22 जून का, और देखते हैं तब तक की रिपोर्ट में क्या बातें सामने आती हैं। रिपोर्ट का किया था और फ्रांस क्योंकि ये हुकूमत कहेगी जी हमारी तो पहले ये है कि इस तरह का सानिया हुआ, माजी की हुकूमतों से पूछे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि यौम तकबीर के हवाले से कि आज तक की कंट्रोवर्सी क्यों नहीं खत्म हो रही, कि मियां नवाज शरीफ को इसका क्रेडिट जाता है या नहीं जाता, अब तक ये बात क्यों नहीं साबित हो सकी। ब्रेक के बाद बात करेंगे।
अब पता चला। अब पता चला। यौम तकबीर जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, अब नवाज शरीफ इसके हीरो हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हर साल ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। क्यों ऐसा है? थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं। वैसे तो कहा जाता है पाकिस्तान 1984 के करीब एटमी ताकत बन गया था, लेकिन फिर भारत ने एटमी धमाके किए, यानी वो एक ऐलान होता है एक तरह का और एक सबूत होता है कि वाकई सारी दुनिया को दिखाना और कंफर्म करना कि ये कामयाबी से चलाए जा सकते हैं, उनको पूरा चलाकर देखना। तो फिर मजबूरन पाकिस्तान को एटमी धमाके करने पड़े और वो कामयाबी से पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया। अब उसके बाद उस वक्त तो वज़ीर-ए-आज़म थे मियां नवाज शरीफ साहब। आज तक ये कहा जाता है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत था कि ये एटमी धमाके ना करें, लेकिन उन्होंने कहा कुछ हो जाए मैं ये धमाके करूँगा। जबकि अपोजिशन की तरफ से उस वक्त जब जो अपोजिशन थी, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, आज यूँ कह लें कि तहरीक इंसाफ हो, अब तक पीपल्स पार्टी, वो कहती हैं, बहुत से लोग, शेख रशीद साहब भी कहते हैं जी मैं वजारत में था और मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे, वो बड़े दबाव में थे, वो कहते हैं ना हम काम करें अमेरिका भी नाराज़ हो जाएगा। आज तक ये मामला सुलझ नहीं सका। और मरीम साहिबा तो आज बड़े अरसे बाद ट्विटर पर एक्टिव हुई, उन्होंने कहा कि इस मुल्क का जर्रा जर्रा गवाह है, पूछो दरियाओं से पूछो, पानियों से पूछो, एक एक बूंद से पूछो कि इस चमन को किसने सवारा है। करल साहब, मजीद निज़ामी मरूम जो है और नवाए वक्त का मेरा ख्याल है उसके बाद नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट और ये सारा मुस्लिम लीग, उनसे ज़्यादा गवाही तो किसी की अथेंटिक नहीं हो सकती ना। जिस तरह ड्राइवर अब मर गए, उनके बारे में जो ये वाक़या मैं अभी कोट करने लगा हूँ, मरियम साहिबा और पूरी मुस्लिम लीग नून को चैलेंज है। ये किताबों में भी लिखा गया, ये अखबारों में भी छपा, इसके हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बातें हैं क्या जी कि मजीद निज़ामी साहब मरहूम जो है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब धमाका जो आपने कहा ना जी, आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ को कहा कि अगर आपने धमाका ना किया तो अवाम आपका धमाका कर देगी। अब ये बात निज़ामी साहब मरहूम ने कही है, मैं नहीं कह रहा। इसकी पहले तो डिनाइल दे दें, तो ज़रा ज़रा इतनी लंबी चौड़ी जो उन्होंने बनाई है ना, वो तो पहले बात। नवाज शरीफ साहब नहीं करना चाहते थे, अब सुन लें कहानी क्या थी। नवाज शरीफ साहब को पता है क्लिंटन के पास भी गए, क्लिंटन के पास जाने से पहले चिकलाला में भी गए, रात कितनी देर रहे वहाँ पे, और वहाँ से जब उड़े तो उस वक्त के एक कर्नल जो उनके PSO थे, उनके साथ गाड़ी में कितनी देर वो बैठे रहे, वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई, और उसके साथ जो उनके PSO थे उनके साथ क्या बात हुई, और वहाँ पे क्या तरले मिलते चलती रही। ये तो सॉरी, ये मैं मिक्स अप करूँगा। ये था कारगिल के इशू के वाले से, जब वो कहते थे कारगिल का भी फिर किया ड्रामा किया, ये मैं इंटर मिक्स हो गई। अब मामला ये है कि जो नवाज शरीफ साहब जो है ना, एटमी धमाकों के वाले से, वो जिस तरह भारत उनके साथ उस वक्त भी आप कह रहे चीनी का कारोबार उनका होता था, मैंने इसके ऊपर किताब लिखी है, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। मरियम साहब वो भी बता दें कि भारत के साथ उस वक्त आपका 90s में भी धमाकों में क्या कारोबार नहीं था, दिया होगा, क्या दबाव नहीं था, नहीं हो सकता के साथ। जब काबीना को गलत काम करेगी और उस पर दस्तखत होंगे या उसमें जाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त, मजीद निज़ामी साहब मरहूम को मैं तो कोट कर रहा हूं, कोई सही काम मजीद निज़ामी मरहूम साहब को और रमीजा निज़ामी साहब अभी ठीक है। मैं बिल्कुल खल साहब, मैं इस बात से तो मानता हूँ कि हो सकता है कि उन पे दोनों तरफ से प्रेशर हो, ये भी प्रेशर हो कि करूँ या ना करूँ, ये प्रेशर आता है कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि कर देने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करने चाहिए, कई तरफ से होता है कि और बंदा इंडिसाइसिव होता है, लेकिन बहरहाल हुए और क्रेडिट उसका मियां नवाज शरीफ को ही जाता है, और इसका खाली मियां नवाज शरीफ को नहीं कहा जाता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चौधरी निसार साहब ने कहा था कि शायद वो कहते थे कि देखें धमाके करने ज़रूरी नहीं है, हमारे पास एक एटमी ताकत है, हमें पता है, हमने दुनिया को दिखाना ही है कि जी हम। लेकिन सर अल्टीमेटली जो क्रेडिट होता है उसामा साहब, जो क्रेडिट होता है वो प्राइम मिनिस्टर को ही जाता है। अल्टीमेटली आखिरी फैसला तो उसी ने करना है ना, जितना मर्जी दबाव है, अल्टीमेटली आखिरी फैसला तो उसी ने। लेकिन उस वक्त की आर्मी की जो अस्करी क़यादत है उसका भी उसमें रोल है, ठीक है सर, मैं तो रोल तो बहुत ज्यादा है, रोल तो जनरल जिया से लेकर बेनजीर भुट्टो तक सभी का रोल है, टीम वर्क है और क्रेडिट है, ठीक है, नो डाउट। नवाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, उनको क्रेडिट जाता है, लेकिन अगर कोई बाकी साइड से अगर ये गो एड ना दे तो मामला नहीं हो सकता। लेकिन मामला ये है, मैं नहीं कह रहा, ये बात जरूर है, मजीद निज़ामी साहब ये दावेदार हैं, भुट्टो से लेकर ज़ियाउल हक हो, उसके बाद देखिए उसामा साहब क्रेडिट का इशू है,
सारे तमाम अखबार में ये चलता रहा। वो तो भुट्टो के दौर में शुरू हुआ, फिर वो जिस तरह आगे चलता गया। हालांकि ज़ियाउल हक और भुट्टो कितने इख्तिलाफात थे, भुट्टो जो बानी थे इसके नो डाउट, और आगे ज़ियाउल हक ने इसको पूरा कंप्लीट किया। नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ धमाका किया, लेकिन उनकी वज़ीर आज़म की चीफ एग्जीक्यूटिव के दौर में। लेकिन मैं नहीं कहता, मजीद निज़ामी साहब मरूम ये कहते हैं, इंटरव्यू देते हैं, किताबों में कहते हैं कि भाई इसका क्रेडिट मैं लेता हूँ। वो कहता है मैंने धमाका कराया, मैं क्या करूँ। मैं नहीं कह रहा, डोगर साहब ने कह रहे नो डाउट के प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिट है, लेकिन वो कहते हैं अगर मैं ये ना कहता तो जिस तरह आप आलमी दबाव की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ ने कभी धमाका नहीं करना था। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ को इतना प्रेशराइज किया। कह चुके हैं कि मैंने हर एक से मशवरा किया, मैंने मुशाहिद से भी मशवरा किया, मुशाहिद सैयद से, और उन्होंने कहा मियाँ साहब चख दो, अच्छा देखी जाएगी जो भी होगा, और उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि धमाके करने। अच्छा, जो वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब कह रहे हैं उससे आप कितने मुत्तफ़िक़ हैं बाबर डोगर साहब के? जी हर चीज़ अपने ख़ानदान की तरफ ना ले जाया करें, आप तो अपने बयानी से वफा नहीं कर सके, आपने किससे क्या वफा करनी थी, तो इस तरह से फ़ौरन जवाब जो है वो आना शुरू हो जाता है और एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि जी आप तो करप्शन करते रहे, आपका तो नज़रिया करप्शन था, ये सब बातें। फयाज़ हुसैन चौहान साहब कह रहे हैं जी झूठ है, सबको पता है। गौहर अयूब जो है वो ये कह चुके हैं कि मियाँ साहब तो नहीं करना चाहते थे। आप जो गवर्नमेंट का फ़ौरन वर्जन आना शुरू हो जाता है उसामा साहब, गवर्नमेंट का जो पीटीआई की गवर्नमेंट है ना, मेरी एक दो मिनिस्टर से बात हुई, मैंने उनसे कहा कि जनाब मसला ये कि कितनी देर आप पिछली गवर्नमेंट को गालियां देके सर्वाइव करते हैं। किसकी गवर्नमेंट है? पीटीआई की गवर्नमेंट है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना में थोड़ा अच्छा चले, पीटीआई इमरान खान साहब और गवर्नमेंट भी है वाकई। अच्छा सर भी है नहीं, जिसको गवर्नमेंट ये जो है, हाँ, जो मरकज में इसको गवर्नमेंट कहते हैं, इसको गवर्नमेंट कहते हैं। चलो ठीक। अच्छा सर, मुझे थोड़ी मसला ये है कि उस मिनिस्टर साहब ने, मैंने कहा जी कब तक आप पिछली गवर्नमेंट को गालियां देते रहेंगे, अल्टीमेटली अपनी परफॉर्मेंस कब शो करेंगे। उन्होंने कहा डोगर साहब 2023 का इलेक्शन, 2023 का इलेक्शन भी हमने इनको गालियां देके लड़ना है। और अच्छा, नहीं कारकर्दगी पर होगा। अपनी कारकर्दगी नहीं, पिछली गवर्नमेंट्स को गालियां देके, उनकी करप्शन को गालियां देके उनकी रह जाएगी ना, फिर ये तो फंस जाएंगे। इतना अच्छा तो नहीं सर, ये उनकी पॉलिसी के 2023 तक यही नैरेटिव है कि जो कुछ हो रहा है 18 से 23 तो पिछली इनकी होगी ना, जो ये क्या कि हमारी से पिछली तो वो चलेगा नहीं। जो कुछ हो रहा है वो पिछली गवर्नमेंट की करप्शन की वजह से हो सकती है। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ तो पिछली गवर्नमेंट की वजह से हुआ, मुल्क की बदहाली आई तो पिछली गवर्नमेंट की वजह से आई, और उन्होंने इतनी करप्शन, लेकिन कोरोना का नहीं इल्जाम लगाया, कोरोना का इल्जाम नहीं लगाया अभी तक पिछली गवर्नमेंट पर। ये इमरान खान साहब की हुकूमत में उन्होंने नहीं कहा कि कोरोना लेगा, बाकी चीजों का वाकई मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि अगर वो इल्जाम ने लगाया उसामा साहब, उसमें गलत बात भी नहीं है। रूट मार, करप्शन, जो कर्जे मुल्क पे जो जके विदाउट बाइस, कोरोना का इल्जाम तो मजाक वाली बात है ना। ठीक है, कोरोना तो एक इंटरनेशनल नहीं, उसमें भी ऐसे करते हैं, सेहत की सहूलियात नहीं है, एक इंटरनेशनल सेहत की सहूलियात नहीं है, अगर यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, पनामा एक इंटरनेशनल इशू था, उसके बावजूद नून लीग ने पीटीआई के और इमरान खान के ऊपर आपको पता है इल्जाम लगा दिया था नून लीग ने, नवाज शरीफ साहब ने। दूसरी बात जो शिबली फराज की आप बात कर रहे हैं ना, कि ये उन्होंने बात ठीक की है। देखिए एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने ये काम किया है। ये कोई नवाज शरीफ, ये कोई शाही खानदान नहीं है, ये कोई यहाँ पे कोई इस तरह कोई बादशाह नहीं है। यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो सो कॉल्ड है जो भी है। देखिए यहाँ पे जमहूरियत कैसी है, डोगर साहब जानते हैं, डोगर साहब नून लीग की या पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसके सामने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के नाम पर, बेनज़ीर के नाम पर यहाँ पर दर्जनों सरकारी जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल, यानी सड़कें, पार्क्स, यूनिवर्सिटियां, बुज़दार साहब के वालिद के नाम पे बन गया है। हाँ, तो ये फिर बताया ना बुज़दार साहब के नाम पे सुना पंजाब में फिर एक बहुत बड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग का रेला आ रहा है, यानी कि एक और पंजाब में नहीं वो क्रेडिट नहीं। अब देखिए ना, यहाँ आप नवाज शरीफ को क्रेडिट नहीं देना चाहते, लेकिन वहां पर हॉस्पिटल बन रहा है तो बुज़दार साहब उसका क्रेडिट लेकर अपने वालिद के नाम पे, तो फिर ये मुझे उस पे पैमाने क्यों है? आज नहीं लगती बुज़दार साहब की तस्वीरें? वैसे ये तो सवाल इमरान खान साहब से करना चाहिए था, जो ये खुद कहते रहे हैं कि अगर आप लोगों ने अपने नामों पे बनाने तो फिर अपने जेब से बनाया, जिस तरह से मैंने शौकत खानों बनाया, अपनी जेब से बनाया, डोनेशन इकट्ठे करके बनाया, सरकारी फंड से नहीं बनाया। तो आप 100% सरकारी फंड जो है
वो इस्तेमाल करें और अपने बाप के नाम पे बना दें। शौकत खान का आगाज हुआ हॉस्पिटल का तो वो एक कैंसर पेशेंट बच्चे से उन्होंने करवाया कि जी मुझे जरूरत नहीं है। उसामा साहब साहब ये अपनी तख्ती लिखवाना जायज हो गया, नवाज शरीफ शहबाज जरदारी करें तो वो हराम है, यहाँ कोई इनका कोई बंदा कर लेगा तो मेरा सवाल खल साहब से कि जहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब आते हैं, इमरान साहब आपने क्यों बात करी? मुझे सिर्फ ये बताएं कि उस्मान बुज़दार साहब जब आते, जिस तरह मैंने पहले 2-3 सवाल किए हैं, मेरे को तीसरा सवाल मुझे ना ही करें। अब मामला ये है, सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब जो है, उन्होंने अपने वालिद के नाम पे अगर कोई बना रहे हैं, हमें उस पर इतराज़ नहीं है। नवाज शरीफ बनाए जैसे डोगर से, मुझसे तो एग्री करता हूँ कि अगर अपने पार्टी फंड से बुज़दार साहब चले, उस वक्त भले ज़मानों में थे, जो इमरान खान साहब को बताया गया, जो उन्होंने समझा कि उनके तौसा घर में बिजली नहीं है, उन्होंने समझ लिया, उन्होंने कह दिया इमरान खान से समझ जाकर मुझे नहीं पता यहाँ पर बड़े वो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्टें, अब तो प्राइम मिनिस्टर है, सब कुछ मंगवा सकते हैं। नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अब माशाल्लाह 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 नज़र न लगे, उस्मान सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब और उनके अजीज़ो कारब सीएम बनने से पहले और अब तक बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वो वेल ऑफ है, अच्छा माशाल्लाह। तो अब इतना अफोर्ड कर सकते हैं, वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अस्पताल बना सकते हैं, लीगल नोटिस भेज देते हैं। छोटी सी बात है, खड़ल साहब तो ये कह रहे हैं वो किसी को इशारा करे ना, किसी को इशारा करे, हालत के नाम पे 10 लोग अस्पताल बनाने के लिए कबीले के हेड हैं, तो वो बना सकते हैं, अपने पल्ले से बनाए। बात तो खड़ल साहब नहीं कर रहे हैं। कोई किसी बंदे को क्या दे, मेरा ख्याल है कि इस छोटा सा चले उस वक्त वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, उनको क्रेडिट बना देगा, बिल्कुल बना देगा। ब्रेक लेते हैं, लग जाएगी सरकार से पैसा भी नहीं निकलेगा। ब्रेक लेते हैं, सीधा काम है मेरा, ब्रेक के बाद सादा है इसलिए उन्होंने ये काम किया है, वरना इस तरह का ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि एहतसाब इस तरह से भी हो सकता है कि सिर्फ नाम का एहतसाब, और एहतसाब करने वाला खुद कह रहा है जी हम तो कुछ करना नहीं चाहते, बस ये अब कुछ दबाव है थोड़ा बहुत, 1 kg कानून भी कुछ होता है, तो इस वजह से हम कर रहे हैं, वरना तो हम अब तक आज़ाद कर चुके होते हैं। ब्रेक के बाद बताएं। अब पता चला। अब पता चला। प्रोग्राम के शुरू में भी आपने देखा कि असद खरल साहब से इस बारे में बहस हो रही थी कि मुल्क में एहतसाब के हवाले से, तो मैंने इनको कम ही इतना दुखी देखा है, परेशान देखा है। खरल साहब, क्या ये मीर शकील के केस की वजह से भी आप इतने दुखी हुए हैं कि चले 1 महीना हुआ है अभी तो अस्पताल में, पता नहीं और कितना अरसा उनको इस तरह अस्पताल में रखा जा सकता है? आपको भी पता है हमारे मुल्क में ये चलता है, होता है, अगर आपके पास ताकत है तो बहुत कुछ हो सकता है। उसामा साहब, असद खरल ना कभी दुखी हुआ है ना कभी मायूस हुआ है, और मायूसी गुनाह है। यही मीर शकील रहमान और इब्राहिम रहमान के उधर भी चक्कर लगे, और इधर भी आपको पता है मामला ये है कि असद खरल इसलिए दुखी है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे अब जो सब के लिए कानून बराबर नहीं है। असद खरल इसलिए दुखी है कि जो रियासत मदीना के दावेदार हैं, जो ये कहते थे कि यहाँ अमीर और गरीब के लिए एक कानून होगा, जो ये कहते थे कि बड़ा से बड़ा जो मीडिया फरौन, और खास पर इमरान खान साहब तो बड़ा माशाल्लाह धूम धड़के से बातें करते थे। जी खुद लगा मैं छोड़ूंगा नहीं, आज उनकी हुकूमत है, इनसे फंडिंग लेते मरकज के अंदर उनकी हुकूमत है, पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत है, KPK के अंदर उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत है। और आज जिस तरह मैंने बताया कि पंजाब की अहम शख्सियात पंजाब के अस्पताल में वो ब्लेंडर हैं जो जेल मैनुअल के भी खिलाफ है, होम डिपार्टमेंट को नहीं पता, वहाँ पे उसको मेहमान बना के रखा है। मजबूरियाँ क्या है आपको पता है इस चीज़ का? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अच्छा, ये मुझे बताएं, उससे ब्लैकमेल क्यों इदारा हो रहा है? नैब मीर शकील रहमान से ब्लैकमेल क्यों हो रहा है आपको पता है? वो खबरें बड़ी सख्त छापते हैं जी उनके खिलाफ, खबरें बड़े पूरी कैंपेन चलाते हैं। मैं डॉक्टर साहब बात करें फिर मेरा जी जुबान खुलेगी ना। अच्छा चलें बाबर साहब जल्दी से बात करें। वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, बड़े बड़े इदारे के अहम इदार, और कौन किसके जरिए क्यों करवा रहा है, और आज अंदर वो क्यों बैठा हुआ है, बताए ना बाबर साहब। खोलूंगा ना तो बड़े बड़े के मुंह दिखाने काले हो जाएंगे। अच्छा बाबर साहब, मुंह दिखाने वाले नहीं होंगे। बाबर साहब ऐसे क्यों होता है कि साहब मैं तो इस्तेहकाक नहीं है, ये जो बाकी जेलों में इंसान ये जो बात की जाती थी कि गरीब का पाकिस्तान और अमीर का पाकिस्तान एक होगा रियासत मदीना में, मेरा ख्याल है कि गरीब का पाकिस्तान कोई और है
और अमीर का पाकिस्तान कोई और है। और जितना बड़ा फर्क मैंने अब देखा है ना, मैंने पहले कभी डोगर नहीं साहब गरीब अमीर एक थोड़े बंदा जिसको कोई बीमारी नहीं है, ये बात भी नहीं है। आप रिपोर्ट जिसके दिखा- 50 टेस्ट हो गए, सारे टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल सारे आए ना हैं के टेस्ट। सारे का लफ्ज उसके- अगर थोड़ा मतलब और नहीं, 50 भी ना नहीं, के नशा गलत तो नहीं, नहीं, सारे सारे टेस्ट नॉर्मल नुक्ते से आए बंदा हैं। पकड़ा वो जाता है। आज कि हॉस्पिटल में हो। भी वो आज भी वीवीआईपी रूम में बैठा हुआ है, एक तो मोबाइल डॉक्टर साहब फोन मैं उसके इससे पास है। डिसएग्री करता हूं, सुन ले। एक तो सारे हमें कभी भी लफ्ज जो होता है ना इंटायर, कभी ये वर्ड हमें यूज नहीं नहीं, करना नहीं, मैं डॉक्यूमेंट ऐसे- साबित कर दूंगा। अच्छा दूसरी ऐसा बात, तो नहीं है ना कि 50 के- कौन-कौन सा टेस्ट 50 किया के गया? बाद एक ऊपर नीचे भी हो सकता है। दूसरी तीसरी बात जो आपने कहा ना, अमीर वो और तो गरीब, अल्हम्दुलिल्लाह सुन ले, मेरे जैसे सेहतमंद बंदे अमीर की और पढ़ाई गरीब कोई का भी इशू नहीं। नहीं है। अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और मंशल के अलावा इस तरह के वो धक्के खाते हैं, उनकी बिल ठीक को नहीं करता, वो कहते हैं इस दफा दे दे। अरबपति लोग होते हैं, उनको आपको पता है वहां पे थाने के अंदर नहीं दाखिल होने दिया, उनको दफ्तरों के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता। अरबपति बंदा होता है, उनको कोर्ट में बगैर केस के दाखिल नहीं होने दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। बाहर कहते हैं केस के बगैर नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है? मामला क्या है? कल से- मामला मीडिया हाउस के मालिक का नहीं है, मामला उसके अरबपति होने का नहीं है। वो तो कहता है मैं कंगला हूं, उस तनख्वाह देने के लिए उनके पैसे नहीं है, लोग फाकों से मार रहे ज़कात हैं। फंड से वो अस्पताल में और बैठा मुझे हुआ नहीं है। पता ज़कात, मुझे बताएं कि जंग और जियो और उसके मुलाजमीन जो हैं वो धक्के खा रहे हैं, वो फाकों में मजबूर है, तनख्वाह नहीं दे रहा, उसका महल है, वो तो फिर आता अंदर- जाता अंदर है। सिस्टम के अंदर अंदर सिस्टम कोई help कर रहा है ना लेकिन उनको। खल सिस्टम साहब, के अंदर के क्यों अंदर हेल्प कर रहा है? असल issue ये सिस्टम है- के अंदर लोग बैठे हैं जो उससे ब्लैकमेल हो रहे हैं, क्योंकि वो खुद क्या है उनको पता है और मुझे पता है। अच्छा, एक ही फिर ना खाली कहना आप पता चला। खैर तो साहब। मामला ये है, मीर शकील रहमान से वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, मीर शकील रहमान उनको ब्लैकमेल कर बात- रहा है, कई खेल खेले जा रहे हैं, ठीक है। हर खेल का मुझे पता है अल्टीमेटली अंजाम क्या है, उसको कब से रहा, उसको होना था, कमिटमेंट क्या हुई थी मुबैना तौर पर, हमने भांडा फोड़ा। ये आज अगर हमारे मुल्क के कुछ इदारे, कुछ हल्के कूते, आज भी कुछ लोग, कुछ इदारे जो काम कर रहे हैं, उनकी वजह से, अल्लाह की मेहरबानी से, और हमारा जो बोल का एक अच्छा सर, बात बाबर साहब, है, एक काम हम करवाएं। जो चीजें पॉइंट आउट कर रहे हैं और जो जितने लोग हैं चीजें ना मैंने दी, जिन पर इस तरह के इल्जामात हैं, आज उस उन वजह से सब के अंदर- लिए फिर यही सोच दे दें कि ऐसे टेस्ट में उन सब को हॉस्पिटल की जरूरत है। वक्त खत्म हो गया खैर साहब। बेल करवा दी जाएगी, ठीक है। आपको निकलवा दिया जाएगा। चलिए, वक्त वो खत्म हो गया, उसकी मैं हर्डल माफी कौन चाहता बना? हूं। बहुत शुक्रिया आपका असद खलील साहब, आप डोगर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।